तो हर साल जब सरकार का बजट आता है तो ढेर सारे आंकड़े और घोषणाएं होती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन जटिल आंकड़ों का असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, बल्कि आने वाले साल के लिए देश की दिशा तय करने वाला एक तरह का नक्शा है। तो चलिए 2026-27 के इस बजट के खाके को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे बजट की जो नींव है वो 3 बड़े कर्तव्यों पर रखी गई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत हैं जो सरकार के हर फैसले को रास्ता दिखाएंगे। पहला है अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना, दूसरा है लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सबका साथ सबका विकास। मतलब विकास का फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे, कोई भी पीछे न छूटे। ठीक है, तो विजन तो बड़ा साफ है, पर सवाल ये उठता है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा। इसका जवाब छिपा है एक 6 स्तंभीय यानी 6 पिलर आर्थिक योजना में। इसे एक मजबूत इमारत की नींव की तरह समझिए, जिस पर देश की तरक्की की इमारत खड़ी होगी। और ये हैं वो 6 स्तंभ जिन पर पूरी कहानी टिकी है। मैन्युफैक्चरिंग, मतलब देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान बने ताकि रोजगार पैदा हो। पर्यटन, जो हमारी विरासत को दुनिया के सामने रखकर विदेशी मुद्रा लाएगा। MSMEs यानी छोटे उद्योग, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और बाकी 3 हैं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा और नए शहरी आर्थिक केंद्र। हर स्तंभ अर्थव्यवस्था के एक खास इंजन को पावर देने के लिए बनाया गया है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े आइडियाज हैं, इनको जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे भारत के बारे में जो न सिर्फ दवाइयां बनाता है, बल्कि अगली पीढ़ी की मेडिकल टेक्नोलॉजी भी ईजाद करता है। बायोफार्मा शक्ति मिशन का लक्ष्य ठीक यही है। ये भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ एक निर्माता नहीं, बल्कि एक आविष्कारक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, इस मिशन के लिए सरकार कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि अगले 5 सालों में पूरे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई वर्ल्ड क्लास अस्पताल या रिसर्च सेंटर बनाए जा सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर कितनी गंभीर है। अच्छा, हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर हाईटेक चीज में ना कुछ खास तरह के खनिज लगते हैं, जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। अभी हम इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और देखिए कि ये कॉरिडोर बन कहाँ रहा है। ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक ये भारत के पूर्वी और दक्षिणी तटों को जोड़ता है, जहां इन खनिजों का भंडार है। ये एक बहुत सोची समझी सप्लाई चेन बनाने की तैयारी है, ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे एक बिल्कुल नया रूप दे रही है। आजकल हम सब देखते हैं एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट बनाने वाले युवा ये एक पूरी की पूरी नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है। बजट में पहली बार इस सेक्टर को औपचारिक तौर पर बढ़ावा देने की बात की गई है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स जैसे कदमों से इन युवाओं को अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए जरूरी संसाधन मिल पाएंगे। अब जरा उस किसान के बारे में सोचिए, जिससे अब मौसम की जानकारी, मिट्टी की सेहत या फसल की सलाह के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत विस्तार उनके फोन पर AI की मदद से उनकी अपनी भाषा में सारी वैज्ञानिक जानकारी देगा। ये टेक्नोलॉजी को सीधे खेत तक पहुंचाने की एक क्रांतिकारी पहल है। तो इन बड़ी बड़ी योजनाओं के अलावा बजट का असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी और घूमने फिरने की योजनाओं पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब टूरिज्म का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें देखना नहीं रहेगा। अब हिमालय की चोटियों पर ट्रैक किया जा सकता है, ओडिशा के तट पर कछुओं को देखा जा सकता है, या पुलिकट झील में अनोखे पक्षियों को निहारा जा सकता है। ये खास ट्रेल्स प्रकृति प्रेमियों को नए अनुभव देंगे और साथ ही इको टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सरकार ने साफ तौर पर स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता दी है। इसीलिए कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां सस्ती होंगी। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों जैसे सिगरेट, तंबाकू और विदेशी लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे वे महंगे हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा गंभीर बात करते हैं और देश की तिजोरी पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये सारा पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। इसे बिल्कुल एक घर के बजट की तरह समझिए।
मान लीजिए सरकार की आमदनी 1 रुपया है, तो उसमें से 24 पैसे उधार और देनदारियों से आते हैं। इसके बाद 21 पैसे इनकम टैक्स से और 18 पैसे जीएसटी से आते हैं, जो हम सब चुकाते हैं। और अब देखते हैं कि ये 1 रुपया खर्च कहाँ होता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को उनके हिस्से के टैक्स के रूप में वापस जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20 पैसे सरकार के पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में चला जाता है। बाकी पैसा केंद्रीय योजनाओं और दूसरे जरूरी कामों पर खर्च होता है। अब एक बहुत जरूरी शब्द आता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। अब सुनने में ये भारी लगता है, पर आसान भाषा में ये सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है। इसे क्रेडिट कार्ड बिल की तरह समझ सकते हैं। अगर आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है तो घाटा बढ़ता है, जिसके लिए उधार लेना पड़ता है। तो सरकार का लक्ष्य है कि इस घाटे को देश की कुल जीडीपी के 4.3% तक ही रखा जाए। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया भर के निवेशकों को एक मजबूत संकेत देता है कि भारत अपने खर्चों पर लगाम कस रहा है और एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। तो एआई और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा दांव, छोटे उद्योगों को बढ़ावा और स्वास्थ्य पर जोर, क्या ये बजट वाकई 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता तैयार करेगा? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।